खुदकुशी। रानी का आखिर क्या दोष था जो उसके साथ ऐसा हुआ? आधुनिक समाज की आधुनिक लड़कियां जो बॉयफ्रेंड बनाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती हैं, कि मौजमस्ती के बीच खून की तरह पिस गई। रानी का क्या दोष था कि अपराधी तो साफ बच निकले, पर उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज के समाज में लड़की समय के बीतने से जवान नहीं होती, बल्कि उसे घूर घूर कर जवान कर दिया जाता है। रानी, वानी, रीमा इन्हीं लड़कियों में से है जिन्हें लोगों ने समय से पहले जवान कर दिया था। अभी ये तीनों टीनेजर्स हैं और छोटे शहर के तथाकथित आधुनिक समाज की आधुनिक लड़कियां हैं जो बॉयफ्रेंड बनाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती हैं। रानी नहीं समझ सकी थी कि उसके जाने पहचाने लड़के जिन्हें वह अपना बॉयफ्रेंड समझती थी, उसे इतना तंग और अपमानित कर देंगे कि एक दिन उसे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वह जिन्हें अपने आसपास हर वक्त देखती थी, जिनके साथ प्रायः घूमने, ट्यूशन पढ़ने व कॉलेज जाती थी, वही उसे अपनी जान देने को मजबूर कर देंगे। वह सोच रही थी कि आखिर ये सभी लड़के वानी के साथ भी तो इधर उधर घूमते नजर आते थे। वानी ही तो उसे भेजा करती थी उन लड़कों में से कभी एक के पास और कभी दूसरे के पास। उस वक्त तो वे लड़के उसके साथ बड़े रहमदिल की तरह पेश आते थे, उसकी किताबें ले लेते थे, उसे बाइक पर कहीं दूर लंबे सफर पर भी ले जाते थे। ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मजाक कर रहे हैं, फिर छोड़ देंगे, वह समझती थी। लेकिन उन लड़कों के उसके साथ शारीरिक रोमांस को वह समझ नहीं पाई थी। वह खुश होती थी जब दो एक सहेलियों के साथ वह होटल या रेस्तरां में जाती थी, तो कभी बिलविल के चक्कर में वह नहीं पड़ी। बस चाट खाए, आइसक्रीम खाए, चाइनीज फूड लिया, इतने से ही उसे मतलब रहता था। ये तो वह जानती थी कि उसकी सहेली वानी होटल के अंदर किसी कमरे में अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, बातें करती होगी, ऐसा सोचती थी वह ये नहीं सोचती थी कि बातों के अलावा भी कोई और संबंध एक जवान होती लड़की एक लड़के से बना सकती है। दीन दुनिया से बेखबर रानी ऐसे परिवार में पली बढ़ी थी जहां सिर्फ प्यार ही था। माता पिता का प्यार, भाई का प्यार, चाचा चाची का प्यार, दादा दादी का प्यार। कला की छात्रा रही रानी सेक्स के बारे में सिर्फ इतना ही जानती थी जितना एक सभ्य युवती जानती है। शादी के पहले सेक्स की कोई जरूरत ही नहीं होती ऐसी युवतियों को। रानी वैसी लड़कियों में से थी जो शादी के बाद अपनी सुहागरात में सेक्स की टिप्स अपनी भाभियों, बड़ी बहनों या फिर कामसूत्र की पुस्तकों से लिया करती हैं। गहराई तक जाने वाला सेक्स जो हमारे समाज में शादी के बाद ही जाना जाता है, या यूं कहिए जानना चाहिए, रानी नहीं जानती थी। अगर रानी गलत संगत में नहीं पड़ी होती तो शायद जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रही होती। रानी को यह नहीं मालूम था कि लड़के तो लड़के, मर्द किसी भी उम्र की लड़कियों के वक्ष और नितंबों को किस कारण से घूरते हैं। रानी को यह भी नहीं मालूम था कि उसके साथ रहने वाले लड़के उसे अपनी तीसरी आंख से पूर्ण नंगा कर कई बार देख चुके हैं। रानी कभी भी अपनी सहेलियों से पूछती थी कि वे क्यों उसे मना करती हैं होटल और रेस्तरां में घटने वाली तमाम बातों को मम्मी पापा को न बताने को, जिस पर उसकी सहेलियां उत्तर देने के बजाय उसे धमकी देती थीं कि वे कभी उसे कहीं भी नहीं ले जाएंगी। बाइक पर घूमने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। रानी चुप हो जाया करती थी और घर पर भी कुछ नहीं कहती या पूछती थी। फिर भी सयानी होती लड़की थी। कॉलेज में, मोहल्ले में अपनी सहेलियों और उनके बॉयफ्रेंड्स के बारे में कई उल्टी सीधी बातें सुनती थी, तो उसका जिक्र वह अपनी सहेली वानी से अवश्य करती, लेकिन वह उसे टाल जाती। वानी और रीमा हॉस्टल में अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही थीं। खुले व विद्रोही विचारों वाली वानी और रीमा में खूब पटती थी। वे लड़कों से मजा लेने की हिमायती थीं और लड़कों से खूब खर्च भी करवाती थीं और उनके साथ हमबिस्तर भी होती थीं। वानी और रीमा का मानना था कि जब उनके बॉयफ्रेंड्स वीरेंद्र, गोपी और राजू को उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई रोकटोक नहीं है, तो उन लोगों को भी समाज या आसपास के लोग कैसे रोक सकते हैं। वानी को फुर्सत ही नहीं थी कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुए शारीरिक संबंधों के बारे में सोचे कि उसकी इन हरकतों से उसके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या उसके परिवार को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। समाज उसके प्रति क्या धारणा बना रहा है उसके अनैतिक संबंध के प्रति, तो फिर वह रानी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी चिंता क्यों करती। देह सुख की लत लग गई थी वानी और रीमा को। यही देह सुख रानी को भी प्रदान करना चाहती थी वानी और रीमा, इसलिए धीरे धीरे रानी को भी देह सुख हासिल करने की प्रक्रिया में डाल रही थी। वानी और रीमा के लिए देह सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख था, उसे वे किसी भी कीमत पर हासिल करने की चाहत रखती थी। वानी और रीमा कहा करती थी कि देह सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तख्त और ताज पलट गए इसी देह सुख प्राप्ति में। देश विदेश के कई नामी गिरामी साहित्यकार, कवि, वैज्ञानिक जिनके लिए हमारे मन में बड़ी इज्जत हो सकती है, जैसे फ्रांस के चर्चित लेखक वाल्जाक ने अपनी उम्र से बड़ी महिला डी बनी के 7 वर्षों यौनाचार किया। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी छात्रा मेविल हावर्ड के साथ साथ उसकी मदद से कई अन्य छात्राओं के साथ भी लगातार यौनाचार करते रहे।
अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन, जिनकी कविताएं हम अंग्रेजी साहित्य में पढ़ते हैं, अपने मित्र कैरो की सास के साथ यौनाचार करते रहे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पत्नी को धोखा देकर नज़ेल्सा लोवेंथल से जीवन भर यौनाचार किया। साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स ने अपनी नौकरानी के साथ न सिर्फ यौनाचार किया बल्कि उसे गर्भवती भी बना दिया था। यौनाचार से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अगर लिखने बैठ जाऊं तो इन साहित्यकारों, कवियों, वैज्ञानिकों के यौनाचार पर पुस्तक लिख सकती हूं। वानी ने अपनी जानकारी पर गर्व करते हुए कहा था। रीमा ने भी हामी भर दी थी। वानी और रीमा जब भी कॉलेज जाती तो उनकी निगाहें वीरेंद्र, गोपी या राजू को ढूंढती रहती और जैसे ही क्लास खत्म होती दोनों अपने अपने साझा बॉयफ्रेंड्स को लेकर किसी गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाती। विवाह के बाद भी कोई इतने नियमित यौन संबंध नहीं बनाता जितने ये लड़कियां बिन ब्याहे बनाने की आदी हो गई थी। हर दिन जैसे खाना, पीना, पढ़ना होता था, उसी तरह वानी और रीमा के लिए शारीरिक संबंध बनाना था। पर उनकी समस्या तब शुरू होती थी जब कॉलेज में छुट्टियां रहती थीं और तब वे अपनी सहेली रानी के सहारे अपने अनैतिक यौन संबंधों को अंजाम देती थीं। वानी और रीमा बहुत कुछ करने की महत्वाकांक्षी थीं। अपने कमरे में सनी लियोन, मलिन मुनरो, पूनम पांडे की लेटेस्ट नेट पर पोस्ट हुई तस्वीरों का प्रिंटआउट लेती और दीवारों पर चिपकाती थीं। यौन संबंध बनाने के बाद से वानी और रीमा ने दीवारों पर नंगधड़ंग मर्दों के भी पोस्ट लगा छोड़े थे। रानी जब भी उनके हॉस्टल के कमरे में जाती थी तो उसका सिर घूम जाता था। वह पूछती भी थी कि ऐसी तस्वीरें क्यों लगा रखी हैं, तो वानी और रीमा कहती कि ये कमरा तो प्रयोगशाला है, यहाँ भावना को परखनली में डालकर सेक्सी बनाया जाता है और परिणाम होटल के कमरे में वीरेंद्र के साथ प्राप्त किया जाता है। रानी की समझ से बाहर थी ये सब बातें। वह सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए बहुत गंभीरता से इन बातों को लेती भी नहीं थी। खेलने का शौक वानी को कुछ ज्यादा ही था। वह फुटबॉल और वॉलीबॉल की कॉलेज टीम की कप्तान थी और कॉलेज की तरफ से खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने दूसरे शहरों में आया जाया करती थी। शारीरिक खेल की लत भी उसे इन खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के दौरान ही लगी। रीमा वानी की तरह कप्तान तो नहीं थी, पर खेल में वह भी रुचि रखती थी और वानी के साथ दोस्ती गांठ कर कई फायदे उठाती थी। रीमा वानी की अच्छी प्रशंसक थी और वानी का अनुकरण भी करती थी। शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहनकर खेलने वाली लड़कियों को तो मेल टीचर्स तक खा जाने वाली निगाहों से देखा करते हैं, तो उन हम लड़कों का क्या जो कॉलेज की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उन्हें लड़कियों का संसर्ग प्राप्त हो सके। नतीजतन छोटे शहरों की परंपरानुसार विवाह के पहले शारीरिक संबंध बनाने वाली लड़कियों का जो होता है वही हुआ। वानी धीरे धीरे बदनाम होने लगी और यही बदनामी की बात रानी को समझ में नहीं आती थी। पूछने पर उसे कुछ बताया भी नहीं जाता था, लिहाजा वह चुप रहती थी। रानी की समस्या तब शुरू हुई जब वह इंतजार करना छोड़कर एक दिन अचानक उस कमरे में घुस गई जहां वानी अपने प्रेमी के साथ हमबिस्तर थी। उस दिन रीमा के एक दूर के रिश्तेदार के खाली पड़े घर में 3 लड़के थे, जिनमें वीरेंद्र भी एक था, जो एक एक कर अपना काम निपटाने में लगे थे। रानी भी वहीं थी, एक आता दूसरा जाता। यद्यपि रानी अनजान थी, परंतु जिज्ञासा उसे हो ही रही थी कि आखिर एक एक कर लड़के अंदर जाते हैं जहां वानी है और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हैं। रीमा का उस दिन देह सुख का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए वह घर के बगीचे में चली गई थी और पेड़ों के साए में आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी कर रही थी। रानी से रहा नहीं गया। तीसरा लड़का जब कमरे में दाखिल हुआ तो रानी ने सोचा कि इस बार वह जाकर उन लोगों की बातें सुनेगी। लौट कर आए 2 लड़के उतनी मुस्तैदी से उसकी निगरानी कर भी नहीं रहे थे और ऐसा करना स्वाभाविक भी था क्योंकि वे लोग निबट चुके थे। बस फिर क्या था, रानी निढाल पड़े दोनों लड़कों की आंख बचाकर कमरे में अचानक घुस गई और जो देखा उसके लिए बिल्कुल अचंभित करने वाला था। इससे पहले न रानी ने ऐसा कुछ देखा था और न ही ऐसा कुछ सोच सकी थी, लेकिन निर्वस्त्र तो वह खुद को भी नहीं देख सकती थी, तो फिर अपनी सहेली वानी को। वह बाहर भागी, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफ था, नंगेपन का खौफ। बाहर कमरे में लड़के उसे दबोच चुके थे और इससे पहले कि वह कुछ कहती या करती, वानी कपड़े पहनकर आ गई थी और बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर चल दी थी। वानी थकी हुई जरूर लग रही थी, लेकिन लंबे, कसरती, खिलाड़ी बदन से अभी भी 1-2 लड़कों से वह बिस्तर पर निबट सकती थी। लंबे समय के अभ्यास से उसने अच्छा स्टेमिना प्राप्त कर लिया था। रास्ते में रानी कुछ बोल नहीं रही थी और न ही वानी से आंखें मिला पा रही थी। गलती वानी ने की थी, शर्म रानी को आ रही थी। न जाने रानी में कैसे यह एहसास जाग गया था कि वह कुछ ऐसा देख चुकी है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। नहीं जानते हुए भी वह उतने बेबाक ढंग से अपनी सहेली वानी की ओर नहीं देख पा रही थी जैसी उसकी आदत थी, लेकिन वानी के पास वक्त कम था। थोड़ी ही देर में रानी का घर आ जाता और न जाने रानी अपने पापा मम्मी के सामने अपनी कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करती, इसलिए उसे रास्ते में ही समझा देना जरूरी था। बात की शुरुआत करते हुए वानी ने कहा, तुमने जो भी देखा वह किसी को बताना,
नहीं, क्योंकि कोई इस बात को सही ढंग से समझेगा नहीं और हम लोगों का हॉस्टल से निकलना बंद हो जाएगा। जो लड़के मेरे साथ थे उनमें से कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो प्रश्नों की बौछार लगा दी जाएगी। चरित्र पर प्रश्न उठेगा, समाज की मर्यादा का प्रश्न उठेगा, घर परिवार की इज्जत का प्रश्न उठेगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर सिर्फ हम लोगों को ही देने हैं, वीरेंद्र, गोपी व राजू को नहीं। उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। रानी सिर्फ सुने जा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। रानी घर पर भी चुपी रही, परंतु पूरे वाकये में कुछ न कुछ गलत होते उसने देखा था, ऐसा उसे लग रहा था। दिन बीतने के साथ साथ अब वानी के लिए एक नई मुसीबत शुरू हो गई थी कि रानी उस किस्से के बारे में बार बार पूछती रहती थी और नहीं बताने की सूरत में उसे एक दबी हुई धमकी दे डालती थी कि वह अपने माता पिता से कहकर इसे समझने की कोशिश करेगी। एक दिन वानी ने झल्ला कर पूछ डाला, क्या समझने की कोशिश करेगी अपने माँ बाप से? वानी ने थप्पड़ उठाया था मारने को, पर रुक गई। रानी सहम गई थी, परंतु उसने कहा, पूछूंगी कि तुम्हारे ऊपर वह लड़का क्यों सोया हुआ था और एक भी कपड़ा नहीं था तुम दोनों के बदन पर। वानी कांप गई थी यह सोचकर कि रानी अपने माता पिता से अगर ऐसी बातें पूछेगी तो वे लोग फिर हमारे माता पिता से इस संबंध में बात करेंगे, फिर रीमा के माता पिता तक भी बात पहुंचेगी। इतना सब सोचकर वानी का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने रानी को समझाया और रेस्तरां ले गई। रानी को इतना तो समझ में आ गया कि इस तरह के सवाल वानी से पूछने पर वह उसे होटल या रेस्तरां जरूर ले जाएगी। रानी के लिए यह वाकया एक खेल बनता जा रहा था, पर वह नहीं समझ रही थी कि यह खेल कितना खतरनाक हो सकता है। अब रानी के दिमाग में यह बात आने लगी कि जब वानी नहीं चाहती कि उसने जो देखा है किसी से कहे, तो रीमा और वे लड़के जो उस दिन कमरे में थे भी नहीं चाहेंगे कि उसने जो देखा है वह किसी से कहे। इस बात को आजमाने के लिए रानी कभी रीमा से और कभी उन लड़कों से यही कहती और बदले में रेस्तरां या होटल जाती, बाइक पर घूमती। अनजाने में रानी ब्लैकमेलिंग का खतरनाक खेल खेलने लगी थी। वानी और रीमा अब रानी की धमकियों से तंग आ चुकी थीं। इस बीच उस दृश्य से भी ज्यादा रोमांचक दृश्यों को अंजाम दे चुकी थी वानी और रीमा अनेक कमरों में। फिर उसी एक खास दृश्य का उन लोगों के लिए क्या अर्थ रह जाता था, लेकिन रानी ने तो सिर्फ एक ही दृश्य देखा था, इसलिए वह उसी से चिपकी थी। वानी से ज्यादा नजदीक थी रानी। रीमा के साथ बातचीत हुआ करती थी रानी की, पर रीमा वानी की सहेली थी। वानी सोचती थी कोई अन्य इस तरह उसे ब्लैकमेल कर रहा होता तो उसे समझाती, पर अपनी सहेली रानी का वह क्या करे। अपने तथाकथित प्रेमियों से भी इसका जिक्र उसने किया था और एक दिन वह हादसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वानी ने अपने तथाकथित प्रेमियों से कहा कि वे लोग रानी को किसी भी तरह से मनवा ले कि वह अब कभी भी इस बात का जिक्र नहीं करेगी, परंतु रानी इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी। वानी को इस बात के लीक होने से डर था कि उसे मिली हुई आज़ादी छिन जाएगी, जो उसे कतई मंजूर नहीं था। वह स्वच्छंद रहना चाहती थी, साधारण लड़की की तरह जिंदगी जीना उसे पसंद नहीं था। रानी को वानी इसलिए एक असाधारण लड़की में तब्दील कर देना चाहती थी। बस क्या था, वानी के प्रेमियों ने मतलब यही निकाला कि रानी को सबक सिखाना है किसी भी कीमत पर। एक दिन शाम को वह लड़के रानी को चॉकलेट स्नैक्स वगैरह देकर समझाने की कोशिश करते रहे, परंतु रानी न समझी। उसे समझ में नहीं आया कि जिन लड़कों के साथ वह बाइक पर घूमती है वे उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वानी के प्रेमियों को किसी नासमझ लड़की को सेक्स संबंधों के बारे में समझाने, समाज पर उसका असर, माँ बाप पर उसका प्रभाव को तफसील से समझाने की सलाह तो थी नहीं, उजित गंवार की तरह उनका व्यवहार था। रानी बार बार यह जानना चाहती थी कि वानी और रीमा के साथ उन्होंने होटल के बंद कमरे में ऐसा क्या किया कि आज उसे यहाँ सुनसान जगह पर बुलाकर इतना समझाया बुझाया जा रहा है। बहुत मुमकिन था कि अगर वानी और रीमा उन लड़कों के साथ जो जिस्मानी रिश्ता कायम करती थी उसे रानी को खुलकर समझा दिया जाता तो शायद रानी को बहुत कुछ खुद ब खुद समझ आ जाता, और वह इतनी भी नासमझ नहीं थी, आखिर सयानी हो चुकी थी। एक मनोवैज्ञानिक तरीका होना चाहिए सेक्स से अनभिज्ञ ऐसी लड़कियों को समझाने का, और खासकर ऐसी स्थिति में तो बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है, परंतु वे मूर्मगज लड़के क्या जाने, बस एक ही भाषा वे जानते थे, शक्ति प्रदर्शन और डराने की भाषा। इधर रानी जो उन लोगों से हिलीमिली हुई थी उन लोगों की बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी, और साथ ही साथ रानी जैसे यह नहीं समझ पाई थी कि दो नंगे जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए क्यों थे, उसी तरह ये भी नहीं समझ पाई थी कि उसे भी नंगा किया जा सकता है, और वानी और रीमा के साथ जो वे लड़के करते आ रहे हैं वह उसके साथ भी हो सकता है। इसी तरह वह ये भी नहीं समझ पा रही थी कि सेक्स अगर गहराई तक उतर जाए तो फर्क पड़ता है लड़के और लड़की दोनों को। लड़कों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी रानी से, वह तो चूंकि वानी ने कहा था कि रानी को सबक सिखा दें इसलिए इतनी मशक्कत की जा रही थी।
कितना दर्दनाक रहा होगा वह पल जब एक एक कर लड़के रानी को सेक्स की गहराई समझाते रहे, वह भी वहशियों की तरह। पहले तो रानी के मुंह को जबरन बंद कर दिया गया। उसके बाद रानी के जिस्म से एक एक कर कपड़े उतार दिए गए और उसे जमीन पर लिटाकर वीरेंद्र के दो रंगरूटों ने उसके हाथों और पांवों को पकड़ लिया। अब रानी बोल नहीं पा रही थी, बोल रही थी सिर्फ उसकी आंखें, जो आंसुओं से दबदबाई हुई थीं। पहले वीरेंद्र ने उसे सेक्स की गहराई को समझाया, फिर उसने रानी के पैरों को दबोच कर रखा। दूसरे ने भी वही किया और तीसरे ने। रानी की आंखें भी बंद हो चुकी थीं। खून से लथपथ जांघों के बीच रानी ने असहनीय दर्द महसूस किया था और बेहोश हो गई थी। लड़के उसके मुंह की पट्टी खोलकर उसे अकेला छोड़ चले गए थे। लड़के बताए गए रेस्तरां पहुंच गए, जहां वानी और रीमा उनका इंतजार कर रही थी। वानी ने पूछा था कि क्यों इतनी देर हो गई उन लोगों को, तो वीरेंद्र ने घमंड से वानी और रीमा को कहा कि अब रानी कभी भी उन बातों को नहीं दोहराएगी, उसे सबक सिखा चुके हैं हम। रानी को जब होश आया तो वह खुद को क्षतविक्षत महसूस कर रही थी। नंगा शरीर, जांघों के बीच से रिसता खून। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वानी और रीमा ने इतनी बड़ी साजिश क्यों की, उसके साथ क्यों उसके शरीर को लड़कों से नुचवा दिया। सिर घूम रहा था रानी का ये सब सोचकर। किसी तरह उसने पास रखे कपड़े पहने और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश करने लगी। रात होते होते जब वह किसी तरह घर पहुंची तो उसकी मां बहुत चिंतित नजर आ रही थी। रानी के पापा अभी तक ऑफिस से लौटे नहीं थे। रानी की मां ने जब रानी को देखा तो वह डर गई। सोचने लगी कि उसकी मासूम सी बच्ची के साथ न जाने कौन सा हादसा हो गया। रानी को वे उसके कमरे में ले गई, उसे पानी पीने को दिया, फिर उसके सिर को सहलाते हुए पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, सब कुछ सच सच बताओ बेटी। रानी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ जो हुआ वह क्या था। ऐसा उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ जो हुआ वह सब उसे अपनी माँ और पापा को बताना पड़ेगा। हालांकि दर्द से वह लगभग कराह रही थी। उसने अपनी माँ को बाथरूम में जाकर दिखाया, देखते ही उसकी माँ बेहोश हो गई। रानी ने हिम्मत कर अपनी माँ के सिर पर पानी के छींटे दिए, सिर सहलाया, तब जाकर कहीं उसकी माँ होश में आए और होश में आते ही रोने लगी। पूरा वृतांत सुनने के बाद रानी की माँ तो लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में पहुंच चुकी थी। किसी तरह रानी को फर्स्ट देकर उसे आराम करने को कह दूसरे कमरे में निढाल सी पड़ गई थी रानी की माँ। डॉक्टर को दिखाने की खबर रानी के भविष्य को बदनुमा न बना दे, यही सोच रही थी रानी की माँ। अगर इस बात की जरा भी भनक किसी को लगी तो कौन करेगा रानी से ब्याह। इसी तरह के ख्याल रानी की माँ के मन में चल रहे थे कि कॉल बेल बजी। रानी की माँ की तंद्रा टूटी। रानी की माँ ने जाकर दरवाजा खोला। रानी के पापा आ गए थे। आते ही रानी के बारे में पूछा। रानी की माँ ने कहा कि वह अपने कमरे में सो गई है। रानी की माँ ने रानी के साथ हुए हादसे को छिपा लिया था। बेटी के साथ हुए गैंगरेप को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे रानी के पिता। रात को अपनी मां से हुई बातचीत से रानी इतना तो समझ चुकी थी कि उसने वानी और रीमा के साथ मिलकर अनजाने में ही सही ऐसा गलत कदम उठाया है कि जिसकी भरपाई इस जन्म में तो संभव नहीं। रानी सोच रही थी कि उसके साथ जो कुछ हुआ और उसकी मां ने जो कुछ बताया, इससे तो यही नतीजा निकलता है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूं, मेरी सभी सहेलियां बुरी हैं, उन लोगों से मुझे दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी, पर ऐसा करने पर मेरी पढ़ाई, कहीं जाना, एग्जाम देना सब बंद हो जाता। पागल की तरह सोचे जा रही थी रानी। दूसरे दिन घर पर सन्नाटा छाया रहा। न जाने रानी की मां ने रानी के पिता को क्या कह दिया था इस संबंध में कि वे सिर्फ रानी के कमरे के बाहर ही 1 मिनट रुककर ऑफिस चले गए। रानी घर से दोपहर के वक्त चुपचाप बिना कुछ बोले निकल कर चल दी और पास ही के थाने में जाकर थानेदार को पूरा वृतांत सुना दिया। हालांकि रानी की कहानी उसकी जबानी सुनते हुए थानेदार के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मजा ले रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद थानेदार ने पूछा कि जब घटना हुई उस वक्त तुमने थाने में आकर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। जवाब में रानी कुछ न बोल सकी, सिर्फ इतना ही कहा कि मैं आने की हालत में नहीं थी। थानेदार ने उसे जाने को कहा और कार्यवाही करने की बात कही। रानी घर चली गई। वानी और रीमा ने उसे इन 2-4 दिनों में कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। वीरेंद्र और उसके साथियों ने हालांकि एक बार रानी को थाने से निकलते देखा था। वीरेंद्र एक अमीरजादा था, अय्याशी के साथ साथ वह शराब और शबाब का भी आदी था। अपनी पहुंच लगाकर वह साफ बच निकला। लिहाजा मुकदमा क्षेत्राधिकार के बिंदु पर दर्ज नहीं किया गया और रानी को थानेदार ने बतलाया कि घटना जहां हुई थी उसी इलाके के थाने में मुकदमा दर्ज हो सकता है और इतने विलंब से तो उस इलाके के भी थाने में मुकदमा अब दर्ज नहीं होगा।
रानी बिना घर में बताए इस थाने से उस थाने के चक्कर लगाती रही, परंतु जैसा पुलिस का हाल है कि रसूख वालों की ही वह सुनती है, औरों की नहीं। इसलिए रानी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाई, बल्कि थानेदार ने उसे ही भला बुरा कहा और यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि वह एक मनगढ़ंत घटना बयान कर रही है। जैसा उसने बताया वैसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि रानी की मां चाहती थी कि वह फिर से सामान्य जिंदगी के लिए खुद को तैयार करे, और इसके लिए वे अपनी बेटी को समझाती रहती थी कि वह घर से निकले, कहीं अगर जाना भी हो तो उसे साथ ले ले। परंतु रानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह सजा दिलवाना चाहती थी वीरेंद्र और उसके साथियों को, और साथ में वानी और रीमा को भी। न्याय न पाने का सदमा उसे अपने साथ हुए हादसे से भी ज्यादा लगा। उसने उस रात एक कागज पर लिखा, मैं बहुत बुरी लड़की हूं। वीरेंद्र और उसके साथी हर रीमा को लंघ चुके थे। मेरे माँ और पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए क्या बुरा और क्या अच्छा है। मुझे वानी और रीमा ने कई गलत रास्ते दिखाए, लेकिन मैंने उन्हें नहीं अपनाया। पर न जाने उस दिन वानी और रीमा ने ऐसा क्या कह दिया वीरेंद्र और उसके साथियों को कि मैं उस दिन के हादसे के बाद वैसी नहीं हूं जैसी मैं थी। अगर उन लोगों को पुलिस सजा देती तो शायद मुझे जीने की कोई वजह मिल जाती। तब मैं ये साबित कर सकती कि मैं निर्दोष हूं, पर ऐसा नहीं हुआ। अब जीने की कोई वजह मेरे पास नहीं है। मैं अपने माँ पापा को समाज में शर्मिंदा होते नहीं देख सकती, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। रानी की लाश उसके कमरे के पंखे से झूल रही थी। पहले तो पुलिस ने खोजबीन में सक्रिय होने की तत्परता दिखाई, पर सुसाइड नोट पढ़ने के बाद रानी के माता पिता ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई हत्यारों को पकड़वाने में। हत्यारे तो अभी भी खुले घूम रहे थे। रानी के माता पिता अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम होते नहीं देखना चाहते थे। पत्थर रख लिया था दोनों ने अपने सीने पर, और खून का घूंट पीकर भी चुप थे। पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं थी कि अनुसंधान करे कि रानी ने क्यों खुदकुशी की, और रानी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने वाले हत्यारों को खोज निकाले और सजा दे। शायद रानी के माता पिता परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए वे भी खामोश थे, अपनी बेटी की तरह जो खामोश हो चुकी थी हमेशा के लिए।